Good morning to all of you. After last lecture, we have discussed about the some introduction and some basics of the matrices. Now we are going to discuss about the orthogonal matrices, orthogonal matrix, row echelon form, row elementary transformation, रो एंड कॉलम वगैरह जो भी पहले ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं. So this one is second lecture for matrices. Our topic is now orthogonal matrix. Orthogonal matrix यानी कि a square matrix is said to be orthogonal if its transpose is the same as its inverse. यानी कि A transpose जो है उसको आपको आपका जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो होना चाहिए A इनवर्स, तभी उसको बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसफॉर्मेशन का मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू आपका आइडेंटिटी आई थिंक लास्ट में डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी फॉर रिवीजन के लिए अभी मैं करवा रहा हूँ. मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज तो हमें पता है. ट्रांसपोज क्या होगा, रो होगी वो हो जाएगी कॉलम, दूसरी रो है वो भी हो जाएगी दूसरी कॉलम. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो होना चाहिए आइडेंटिटी. अगर आइडेंटिटी आया देन वी कैन से आवर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. देखो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स है मैट्रिसेस के अंदर, बहुत सारे बेसिक्स है. आप एक एक लाइन में लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है तो ऑर्थोगोनल हो गया. जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको आप अपनी बुक में एक एक लाइन में उसको लिख देना, ताकि आपके लिए याद रखने के लिए भी ये इजी रहेगा, वरना सारी की सारी स्लाइड आप याद नहीं रख पाओगे. सो नाउ वी विल डिस्कस एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन. मुझे नहीं लग रहा कि ये करवाने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि आप रोज को चेंज कर सकते हो, रोज के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कोई रो का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के साथ करके दूसरी रो में ऐड करके ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर एक बना सकते हो. सो ये सारी की सारी डिटेल्स जो ऑलरेडी हमने देखी है वही दी. मैं आपको जब भी पीपीटी दूं सिर्फ एक बार अगर रिक्वायर्ड है, अगर जरूरी लग रहा है आपको तो आप पढ़ लेना. आई डोंट थिंक कि ये नेसेसरी है. रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मतलब क्या, कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है तो उसको रो इक्विवेलेंट तभी बोलेंगे जब इफ either can be obtained from the other by a sequence of elementary row operation. कोई नई बात नहीं है. अगर आप यहाँ पर कोई मैट्रिक्स कोई ऑपरेशन लगा के कोई दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड कर रहे हो या फिर कोई ऑपरेशन लगा रहे हो तो वहां पर हो जाएगा रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. रो की मदद से आपका हो जाएगा दूसरा मैट्रिक्स. एलिमेंट्री मैट्रिसेस मतलब कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है. A matrix E is called an elementary matrix if it can be obtained from an identity matrix by performing a single elementary row operation. सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी कि आपका जो मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी में से बना होना चाहिए. अब ये देख लो आप ध्यान से एग्जांपल. ये है आपका 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स. हमने क्या किया, एक इस रो को रो नंबर 2 और रो नंबर 4 को हमने वहां पर इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो गया एलिमेंट्री मैट्रिक्स. यहाँ पर क्या कर दिया ये भी आप देख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से ये एक मैट्रिक्स बना दिया. यहाँ पर ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3. यहाँ पर ये दूसरी वाली रो को -3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया. यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ मैट्रिक्स का फॉर्म बन रहा है तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स. और जाहिर सी बात है ये स्क्वायर ही होगा क्योंकि हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. Okay, now if we discuss about the multiplication, so row operation by matrix multiplication. एक दूसरी बात की, अगर आप जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन करना चाहे तो किस तरह से चेक करना है वो देख लो.
जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, मैं आपको बस वो सिखा रहा हूँ। ये है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ओके, अगर ये आपको दिया है 2 क्रॉस 2, अगर ये दिया है आपका 2 क्रॉस 3, तो आप यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका सेम होना चाहिए। पहले कॉलम का पहले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स की रो, ये जो नंबर्स जो है एक्चुअल में मैथमेटिकली इस तरह मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है। अगर ये दो नंबर सेम है तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओ, लेकिन अगर यहाँ पर 3 दे दिया तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम जो है, ये नंबर कॉलम वाला नंबर, और दूसरे मैट्रिक्स जो है उसकी रो, ये दोनों नंबर आपके सेम ही होने चाहिए। एज यूजुअल वी नो दैट कि ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि सेम ही आए। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। सो ये एक्चुअल में क्या हो गया, फॉर मल्टीप्लिकेशन ये हो गया 3 क्रॉस 3। ये क्या हो गया हमारा 3 क्रॉस 4। तो पहले तो चेक करो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ये हो गया 3, ये भी है 3, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नाउ यू कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। अगर थोड़ा और देखें, इनवर्स। इनवर्स आप सभी को पता है कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 के लिए भी है, 3 क्रॉस 3 के लिए भी है। लेकिन 3 क्रॉस 3 में इनवर्स फाइंड किस तरह से करें। सो जब भी आप कोई मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करो तो यही चेक करो कि पहले क्या वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं। पहले जो आपका मैट्रिक्स जो है, क्या वो आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो आप वहां पर उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि एग्जाम के अंदर मैं आपको आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता। आपको अगर इनवर्स अपनी तरफ से फाइंड करना है, गॉस जॉर्डन से करना है, डिटर्मिनेंट का फॉर्म यूज करके करना है, फिर भी आप कर सकते हो, आपको पूरी छूट है। आपको कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया जा रहा है मेट्राइसिस या कोई दूसरे टॉपिक के अंदर भी। कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो मैंने एग्जांपल 2 स्लाइड में करवाया वो आप 3 स्लाइड में करो या फिर 3-4 पेज में करो। आपको अगर लग रहा है कि लॉजिक वहां पर यूज हो रहा है, कोई लॉजिक यूज हो रहा है, तो आप वहां पर 2 लाइन में भी कर सकते हो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ आपको, तो अगर आपको ये लग रहा है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आप दूसरी मेथड से अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, देन यू कैन, आप करना, आप उसको सॉल्व करें। बस वहां पर लॉजिक को मेंशन करना मत भूलिए। मेरे लिए लॉजिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आप पेज भर भर के लिखो वो। सो नेसेसरी है वहां पर आपका लॉजिक यूज होना। सो अगर हम यहाँ पर इनवर्स की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। इफ योर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन यू कैन फाइंड इनवर्स एज वेल। If there exists a matrix B, this one is logic, then you can uh, read also. लेकिन अगर हम यहाँ पर मेथड्स की बात करें, सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जब भी आप इनवर्स की बात करें तो बस एक इस लॉजिक को याद रखना। अगर आप बोले कि ए का इनवर्स बी है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाना चाहिए आइडेंटिटी। अगर ए का इनवर्स बी है तो मल्टीप्लिकेशन आ जाना चाहिए आइडेंटिटी। चलो ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम बोलते हैं कि 2 जो है, एडिशन में 2 का इनवर्स हो जाएगा -2, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एडिशन के लिए हमारा 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर एडिशन पर्पस -2 इज इनवर्स ऑफ द +2, because the summation of the two numbers
it will reflect 0. सो उसी बेसिक पे अगर बात करें, सो गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड है क्या? सो अगर हम यहाँ पर, मैं पहले ये यहाँ पर लिखा है थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि इनवर्स के लिए आप जो है पहले क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, दोनों का इनवर्स और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर पहले आपका मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है तो किस तरह से फाइंड करें? लेट्स सी वन एग्जांपल। नॉन सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट का नॉट इज इक्वल टू 0 होना। ध्यान से देख लेना, अपनी बुक में अभी लिख दो नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो आपका नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपनी बुक में एक लाइन ऊपर लिख दो, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, देन वी आर एबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। So let's see, you all are familiar about the determinant that you have learned in the 12th or 11th or 12th science. One of the finest topic is determinant of the determinant जो है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको पता है 2x2 फाइंड करो, 3x3 फाइंड करो, और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। सो मुझे नहीं लग रहा कि ये मुझे बताने की ज़रूरत है कि किस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड होता है। इस तरह से आपको करना है, 3x3 है, सो 8 5 जा 40 माइनस 0, दूसरे के लिए आएगा -2, नेगेटिव आएगा 2 आएगा। अब इस कॉलम को और उस रो को हटा दो तो क्या आएगा यहाँ पर, 8 2 जा 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13, प्लस करके 3 वाली रो और कॉलम को हटा दो तो 0 माइनस 5। Your solution is after summation and subtraction -1, which mean not is equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है तो वो होगा आपका नॉन सिंगुलर। चलो 50% काम यहाँ पर खत्म हुआ। अब गॉस जॉर्डन जो है उस मेथड में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर इस गॉस जॉर्डन फंक्शन की बात करें तो हमें क्या करना है कि एक साइड हमें रखना है हमारा मैट्रिक्स, दूसरी साइड रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से सुन लेना, एक साइड हमें रखना है हमारा मैट्रिक्स, दूसरी साइड रखना है आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। माइनर वाला भी एक कॉन्सेप्ट है इनवर्स के अंदर। चलो ये हमने कर दिया, मैट्रिक्स और आइडेंटिटी। अब हमें करना क्या है, हमें बस रो और कॉलम ऑपरेशन का यूज करके दोनों में लगाना है, दोनों में रो और कॉलम का यूज। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट,
ओके सो कहाँ पर थे हमने? यहाँ पर यही डिस्कस किया था कि एक तरफ आपको रखना है मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, दूसरी तरफ आपको रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब रूल क्या है? गॉस जॉर्डन मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना है, क्योंकि चेंज जो यहाँ पर होगा वही पूरा का पूरा रो के अंदर होने वाला है। सो गॉस जॉर्डन ने क्या दिमाग यूज किया? उसने ये किया कि अगर इस मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी बना दूं तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा वो हो जाएगा मेरा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। वो हो जाएगा मेरा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। फिर से मैट्रिक्स के साथ आपको लिखना है आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इसको कन्वर्ट कर दो आइडेंटिटी 3x3 जो राइट साइड दी गई है, और जो भी ऑपरेशन आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स चेंज होगा, क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पर चेंज होने वाला है। अगर आपने जैसे कि यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, सो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो, कोई ऐड करके सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पर भी होगा। तो ये जो फॉर्म बनेगा ये हो जाएगा इनवर्स। सो फॉर अ वाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह होगा। चलो हमने पहले तो ये R2 के अंदर पढ़ा, किस तरह जाएगा? R2 के अंदर R2 माइनस 2R1, यानी कि इस पूरी रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में हम अगर ऐड करें और इस पूरी रो को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड करें, सो ये क्या हो जाएगा? 0 0। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 बनाएंगे। पहले हमने क्या किया? यहाँ पर 2 0 बनाए, यहाँ पर एक 0 बनाया, यहाँ पर एक 0 बनाया। अब इसको कही कर दिया हमने 1, और अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम 0 0 में कन्वर्ट कर देंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे? 0 0 में कन्वर्ट। सो फाइनली आवर सॉल्यूशन इज व्हाट? दिस वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो हमने कन्वर्ट किया ये हो जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ आवर मैट्रिक्स। एवरीवन क्लियर? किस तरह हमने किया? लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी बनाया, राइट साइड के अंदर हमने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बनाया वो हो जाएगा इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इजी है। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे सब बताने की जरूरत नहीं है, वरना टाइम वेस्ट होगा हमारे लिए भी। शुड आई रिपीट? Is there any doubt related inverse of the matrix using Gauss Jordan? Okay. रिपीट के अंदर मैं अगर आपको बताऊं क्या करना है हमें, मैं कोई इस तरह से नहीं देने वाला कि यूजिंग गॉस जॉर्डन या यूजिंग माइनर मेथड। आपको जो भी मेथड यूज करनी है वो आप मेथड यूज करो और सॉल्यूशन फाइंड करो। मेक श्योर आपका सॉल्यूशन करेक्ट हो। आपको इस तरह से बताया जाएगा कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें करना क्या है? अगर आप गॉस जॉर्डन को यूज कर रहे हो तो पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स के लिए यही कंडीशन है कि आपको पहले चेक करना है कि वेदर योर मैट्रिक्स इज नॉन नॉन सिंगुलर और नॉट। सो नॉन सिंगुलर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द determinant of the matrix. If your matrix is not determinant of the matrix is not is equal to 0, यानी कि सिंगुलर है, so make sure your determinant of matrix is not is equal to 0, यानी कि नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो लिख दो A इनवर्स एग्जिस्ट। रूल क्या है? रूल यह है कि गिवन मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखो और यहाँ पर लिखो आइडेंटिटी। यहाँ पर लिखो आइडेंटिटी।
अभी रो एलिमेंट्री मेथड, कॉलम एलिमेंट्री मेथड, जो भी मेथड यूज करनी है उसको यूज करके कन्वर्ट करो इस फॉर्म। राइट साइड पे जो आइडेंटिटी थी वो लेफ्ट साइड पे आ जानी चाहिए, और ये जो राइट साइड पे मैट्रिक्स मिला वो हो जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, सो दीज आर द एग्जांपल। जल्दी से यहाँ पर कैप्चर कर लो स्क्रीन को, ये सारे एग्जांपल्स आपको गिनने हैं। इन्वर्टिबल यानी कि इनवर्स का होना, नॉट इन्वर्टिबल यानी कि इनवर्स नहीं है। किस तरह पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, किस तरह पता चलेगा? डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आया तो वहां पर वी कैन से कि आर मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर। ओके गुड। दो लोगों ने लिखा है, नवीन ने और अमन ने, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि लॉजिक यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो जब भी इन्वर्टिबल, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना। यहाँ पर बताया है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, डिटरमिनेंट 0 है। जल्दी से स्क्रीन को कैप्चर करो, उसके बाद एक और लॉजिक पढ़ लेते हैं। ओके, सो अगेन
पहला रूल क्या था? पहला रूल यही था रो इचेलन फॉर्म के लिए। ये एक्चुअल में है कि आपको मैट्रिक्स देख के पता होना चाहिए कि इज योर मैट्रिक्स रो इचेलन और नॉट। पहला रूल हमेशा याद रखना है वन बाय वन कि नॉन जीरो के नीचे जीरो रोज होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप नॉन जीरो बात कर रहे हो तो शुरुआत का एलिमेंट जो है रो का वो होना चाहिए वन। ठीक है, शुरुआत जो है रो की होनी चाहिए वन से। तीसरा यह है कि अगर आपकी शुरुआत जैसे कि कॉलम की बात कर रहे हो, अगर कॉलम की शुरुआत आपकी वन से हो रही है तो उसके नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जीरो। नंबर फोर विच इज व्हाट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर आप ये बोल रहे हो कि शुरुआत अगर वन से है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वन से शुरुआत हो रही, तो दूसरा वन जो है उसकी राइट साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट साइड पे। इन ईच नॉन जीरो रो द लीडिंग वन अपीयर्स बिलो एंड राइट ऑफ द लीडिंग वन, यानी कि अगर ये रो है तो दूसरी रो का वन जो है वो नीचे की तरफ और राइट साइड पे होना चाहिए। किस तरह? नीचे की तरफ होना चाहिए और राइट साइड पे होना चाहिए। यू कैन सी, देखो ये तो यहीं पे खत्म हो गया। ये जो था शुरुआत का वन था, दूसरा वन जो है वो नीचे की तरफ और राइट साइड पे है। चलो ये पहली रो हो गई। दूसरी रो कहाँ पर होनी चाहिए? नीचे की तरफ और राइट साइड पे। चलो ये भी क्लियर है। तीसरी रो नीचे की तरफ राइट साइड पे होनी चाहिए। चलो थर्ड वन इज ऑल्सो क्लियर, नीचे की तरफ राइट साइड पे। Now tell me if you have any doubt related row echelon form, then ask me. Write down in chat box. क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो reduce row echelon में प्रॉब्लम होगा। Those who have doubt related row echelon form, they can message me in chat box. Okay. So next lecture we will discuss about the reduce row echelon. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ये जरूरी है, दो एक बार पढ़ना। इसके बाद आप अगर रो इचलन कंप्लीट है देन रिड्यूस रो इचलन इज वेरी इजी टू सॉल्व। चार रूल्स ये है, मैंने जिस तरह से आपको रोज वाइज और कॉलम्स वाइज बताए उसी तरह है, और आई आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट भी है। सो अभी कोई लीव नहीं होगा, पहले मैं यहाँ पर अटेंडेंस ले लेता हूँ।